नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। ये कल का न्यूज़पेपर है 9 तारीख का। एक दिन पीछे चल रहे हैं हम लोग। न्यूज़पेपर के डिस्कशन करते हैं और इसमें से इम्पोर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, मेंस और पीटी के रिगार्डिंग जो न्यूज़ होते हैं उसको हम लोग फैक्ट और थोड़ा सा डिटेल में जाकर पढ़ते हैं। इससे क्या होता है, डेली बाय डेली आपका मेंस और पीटी इन दोनों के लिए तैयार होता जाता है काफ़ी मात्रा में कंटेंट। और अगर हम लोग एग्ज़ाम की बात करें तो करंट से स्टैटिक की तरफ बढ़ना चाहिए। मेंस के रिगार्डिंग मैं कह रहा हूँ करंट से स्टैटिक। जैसे करंट में अगर कोई टॉपिक चर्चा में है पॉलिटी का, तो उसका स्टैटिक पोर्शन पूछे जाने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कैसे क्या होता है। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हिंदी मीडियम के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो बीपीएससी हो, पीसीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हम ही इकलौते चैनल हैं जो इस चीज़ को करते हैं। बाकी सभी इंग्लिश न्यूज़पेपर का करते हैं, तो वो भी सही होता है, मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हम लोग हिंदी न्यूज़पेपर से न्यूज़ निकालने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं इस चीज़ की कि सीखा जाए कि कैसे न्यूज़पेपर में से करंट अफेयर को निकाला जाता है, ताकि आप जब खुद भी पढ़ते हैं तो आपको कंटेंट मिल सके उसमें। ओके, कल कई सारे लोगों ने कमेंट किया था कि इसका पीडीएफ दे दीजिए। देखिए, पीडीएफ देने में कोई समस्या नहीं है। मैं खुद टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करता हूं, आप भी कर सकते हैं। अगर परचेज करते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है। और कॉपीराइट आता है, इसलिए मैं इसको प्रोवाइड नहीं करवा सकता आपको ग्रुप में। आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो कुछ चैनल हैं जहाँ पर मिलते हैं ये पीडीएफ। पहला न्यूज़ है कि कर्नाटक के संप्रभुता वाले बयान पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस से जवाब मांगा है। क्या है संप्रभुता, क्या होता है? संप्रभुता का मतलब होता है कोई भी देश है या राज्य है, स्टेट की बात मैं कर रहा हूँ, बिहार राज्य की नहीं, भारत देश की मैं बात कर रहा हूँ, वो संप्रभु कहलाता है। इसका मतलब क्या होता है कि उस पर कोई भी बाह्य दबाव या प्रभाव काम नहीं करता है। इसी को संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। हम अपने नीति का निर्माण खुद करते हैं, हम अपने संबंधों का निर्धारण खुद करते हैं। हमारी सारी नीतियां स्वतंत्र होती हैं, भारत के सरकार के द्वारा ली गई होती हैं। हमारे सरकार के ऊपर किसी बाहरी तत्व का कोई दबाव नहीं होता है, नियंत्रण नहीं होता है। यही संप्रभुता कहलाती है। हमारे अखंड भारत है, हमारा जो भूभाग है वो अक्षुण्ण है, उस पर कोई अपना दावा नहीं पेश कर सकता। यही संप्रभुता कहलाती है। भारत के संविधान में दो जगह पर, एक हमारे उद्देश्य प्रस्ताव में जिसको प्रस्तावना कहते हैं, प्रस्तावना, और दूसरा अपना मूल कर्तव्य में इन दो जगहों पर आपको संप्रभुता शब्द मिल जाएगा भारत के संविधान में। प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम भारत को एक संप्रभु संपन्न राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और कर्तव्य में क्या लिखा हुआ है कि हमारा एक कर्तव्य बनेगा कि हम इसकी संप्रभुता की रक्षा करें। ये दो लाइन आपको, दो शब्द मिलेंगे भारत के संविधान में संप्रभुता से संबंधित। बाकी अगर हम लोग संसद की बात करें, जो अपना संसद है, केंद्र सरकार का संसद, ये क्या ये संसद संप्रभु है? क्या संसद संप्रभु होने का मतलब क्या होता है, पहले इसको बात कर लेते हैं। संसद के संप्रभु होने का मतलब होता है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून अंतिम होता है, इस पर कोई भी और लेकिन किंतु परंतु या इसकी कोई समीक्षा नहीं कर सकता। उसको बोलते संप्रभु संसद। जो ब्रिटेन का संसद है वो संप्रभु संसद है, लेकिन भारत का जो संसद है वो संप्रभु नहीं है। भारत की संसद अगर कोई कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आर्टिकल 226, आर्टिकल 32, आर्टिकल 137 इत्यादि के द्वारा उसका न्यायिक समीक्षा कर सकती है। इसलिए हमारी संसद संप्रभु नहीं है, हमारा देश संप्रभु है। अब संसद संप्रभु नहीं है कि इसका क्या मतलब है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून का न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिव्यू किया जा सकता है, उसको समीक्षा किया जा सकता है उसका, और समीक्षा करके उसको सही और गलत साबित किया जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है। अगर वह 1973 के अकॉर्डिंग अगर वह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करेगा तो उसको निरस्त भी किया जा सकता है। लेकिन ब्रिटेन में अगर कोई संसद कानून बना देती है तो उस कानून पर फिर उस पर कोई न्यायिक समीक्षा नहीं होती है। अमेरिका में न्यायिक समीक्षा होती है, भारत में न्यायिक समीक्षा होती है। दुनिया में जहाँ में भी लिखित संविधान होगा वहाँ पर न्यायिक समीक्षा होती है। लिखित संविधान होने मात्र से संसद द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसके न्यायिक समीक्षा की शक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को प्राप्त हो जाता है। ब्रिटेन का संविधान जो है वो लिखित संविधान नहीं है। लिखित संविधान उस संविधान को कहते हैं जिसका 51% से ज़्यादा का जो हिस्सा होता है वो लिखित होता है।
सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। संप्रभु वाले एक बयान से मैंने कितना सारा आपका क्लियर कर दिया। हमारा देश संप्रभु है, संसद की संप्रभुता नहीं है। संविधान सर्वोच्च है अपने देश में, संसद सर्वोच्च नहीं है। संविधान सर्वोच्च है अपने देश में, संविधान सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च नहीं है। संसद अगर कोई कानून बनाएगी तो उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, दो ही कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसका न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला कोई न्यूज़ देखते हैं इस पेज पर, और अपने लिए कोई न्यूज़ काम का था नहीं। अगले न्यूज़ पर चलते हैं और इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं दो, जिसमें मैं दो आपके लिए अलग से मटेरियल भी लेकर आया हूँ, दो अलग अलग वेबसाइट का, उसको मैं पढ़वाऊँगा आपको, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी मैं फैक्ट भी निकाल कर दिखाऊँगा आपको। जैसे तिहाड़ जेल के बारे में यहाँ पर आया हुआ है। देखो, ये किसी और ग्रुप से मैं पेपर लाता हूँ। पेपर किसी ग्रुप का नहीं होता, पेपर दैनिक जागरण का होता। कल एक बच्चे ने कमेंट कर दिया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। दैनिक जागरण का पेपर है, कोई भी अपलोड करे, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। मैंने भी डाउनलोड किया। मैं आपको न्यूज़ जो बता रहा हूँ वो तो कहीं से नहीं आता, वो तो मेरा अपना है ना। तिहाड़ जेल के बारे में बात करें तो तिहाड़ का, इसमें एक ही चीज़ अपने काम का है, बाकी न्यूज़ अपने काम का नहीं है। तिहाड़ जो जेल है ये किसके प्रशासन में आता है? तो दिल्ली सरकार का यहाँ पर प्रशासन है। इस चीज़ का याद रखिएगा। यहाँ पर गलती से भी मत बोलिएगा कि केंद्र सरकार का प्रशासन है। दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली गवर्नमेंट जो है राज्य का, उसका प्रशासन चलता है यहाँ पर। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तिहाड़ जेल में सुरक्षा के लिए किस पुलिस को तैनात किया गया? शॉकिंग होगा आप लोगों के लिए। तिहाड़ जेल में जो जेल में सुरक्षा करती है वो तमिलनाडु की पुलिस है, तमिलनाडु पुलिस है। यहाँ पर देखो, तमिलनाडु के डीजीपी ने दिया है जांच का निर्देश। नहीं पता था ना आज तक, सच सच बताना। तो तमिलनाडु की पुलिस दिल्ली तिहाड़ जेल की सुरक्षा करती है, अंदर में सारे काम मैनेज कौन करती है? तमिलनाडु की पुलिस करती है। लेकिन उसका प्रशासन कौन संभालता है? तो दिल्ली गवर्नमेंट संभालता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि तिहाड़ जेल से तमिलनाडु पुलिस का क्या लेना देना? तो वो इसलिए लाया गया क्योंकि तिहाड़ में सारे दुर्दांत अपराधी बंद हैं। तो तमिलनाडु की पुलिस जब आएगी तो तमिल भाषा, अलग संस्कृति, अलग भाषा की पुलिस होगी। तो यहाँ के जो कैदी होंगे ना, वो उस पुलिस के साथ अपना सामंजस्य नहीं बिठा सकते हैं। एक कम्युनिकेशन गैप क्रिएट करने की कोशिश की गई है तमिलनाडु पुलिस को लगाकर यहाँ पर, कि जैसे पता है क्या होता है, उत्तर भारत के किसी पुलिस को लगाया जाता है तो जाति आधारित चीज़ें, भाषा आधारित चीज़ें के कारण संपर्क उनका बढ़ सकता है पुलिस से, और कैदी जो हैं वो नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं पुलिस का। इसीलिए ऐसे पुलिस को लगाकर यहाँ पर रखा गया है जिससे कम्युनिकेशन का एक गैप बना हुआ रहे, और कैदी और पुलिस के बीच में एक गैप ज़रूरी होता है जेल में, ताकि जो उनके बीच में समन्वय है वो कमज़ोर रहे, किसी तरह का कोई साठ गांठ की स्थिति ना बन पाए। अपने लिए काम की चीज़ यही था मात्र तिहाड़ में। तिहाड़ जेल कहाँ पर है? अपने दिल्ली में है, ये तो पता ही होगा आपको। एशिया के सबसे बड़े, कई बार बोला जाता है, भारत के सबसे बड़े जेल में से एक है तिहाड़ जेल। ओके, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगले न्यूज़ पर देखते हैं क्या है। ओके, अगला दो न्यूज़ जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ये आईआर का टॉपिक है और ये करंट का टॉपिक है। दोनों पर हम लोग बात करेंगे डिटेल में। पहली बात तो ये देखिए, खाड़ी देशों में बड़ी भूमिका पर है भारत की नज़र। आपने सुना होगा कि हमारे जो एनएसए हैं अजीत डोभाल जी, ये रियाद की यात्रा पर गए हैं। रियाद कहाँ है? सऊदी अरब में है, और वहाँ पर एनएसए लेवल की वार्ता की है। वहाँ के जो किंग हैं, किंग सलमान, MBS मोहम्मद बिन सलमान, उनसे भी भेंट की है इन्होंने। अब इस खबर को पूरा अगर हम लोग ध्यान से पोस्टमार्टम करें तो बहुत कुछ निकल कर आएगा। कुछ दिन पहले I2U2 पिछले साल बना था। I2U2 कौन कौन है इसमें? ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इंडिया, इज़राइल, USA और UAE। आपने देखा UAE और इज़राइल जो है ये मुख्य रूप से एशिया का देश है। USA हो गया, USA अमेरिका, और अपना इंडिया हो गया। इन देशों के बीच में समन्वय को बढ़ाने के लिए किन किन क्षेत्रों में भाई समन्वय? इनमें किन किन क्षेत्रों में समन्वय? तो समुद्र को लेकर समन्वय, रक्षा को लेकर समन्वय, स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर समन्वय, और भी साइंस टेक को लेकर समन्वय था, शिक्षा, एजुकेशन, कल्चर, बहुत सारा चीज़ को लेकर समन्वय बनाने की कोशिश की गई थी। I2U2 तो याद होगा। लेकिन बीच में हुआ क्या? सऊदी अरब जो है उसने बोला कि हम भी इच्छा जताई कि I2U2 के सदस्य बनेंगे। लेकिन उससे पहले क्या हुआ? एक घटना हुई बहुत ही ऐतिहासिक, कि सऊदी अरब और ईरान, इनके बीच में
जो ऐतिहासिक दुश्मनी चली आ रही थी वो चीन की मदद से समाप्त कर दिया गया और इन दोनों देशों ने शांति समझौता पर हस्ताक्षर किया चीन की राजधानी बीजिंग में। पूरी कहानी सुनिएगा। अब चीन की हस्तक्षेप धीरे धीरे बढ़ने लग गया अरेबियन कंट्रीज़ में। जो काम अमेरिका नहीं करवा पाया, भारत नहीं करवा पाया, वो दो ध्रुवों को एक करने जैसा काम चीन ने कर दिखाया कि ईरान और सऊदी अरब जो वर्षों से दुश्मन हैं, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, उनको एक कर दिया। ये इसी तरह का है, आप अंदाज़ा लगाइए कि भारत और पाकिस्तान शांति समझौता पर हस्ताक्षर कर लें तो किस तरह का माहौल होगा। तो उसी तरह का माहौल वहाँ पर क्रिएट हो गया। इससे भारत और अमेरिका और इजराइल जैसे देश जो हैं, जो खाड़ी देशों में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे थे, उनके कान खड़े हो गए कि यहाँ पर चीन का हस्तक्षेप बढ़ रहा है। तभी भारत के जो एनएसए हैं और फिर इजराइल के एनएसए, फिर यूएसए के एनएसए, इन सब ने सऊदी अरब का दौरा किया है और इन्होंने कोशिश की है कि खाड़ी देशों के साथ और भी समन्वय बनाने की कोशिश किया जाए। कैसे? इजराइल और यूएई, ध्यान में रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इजराइल और यूएई, इनके बीच में आपने सुना होगा कि अब्राहम एकॉर्ड हुआ था और यूएई पहला खाड़ी देश बना था जिसने इजराइल को मान्यता प्रदान की थी। तो यानी इन दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन तो शुरू हो गया है। सऊदी अरब जो है वो खाड़ी का सबसे बड़ा नेता देश है। अगर हमने उसको साध लिया तो हम सबको साध सकते हैं। इसलिए भारत सरकार क्या कोशिश कर रही है कि इजराइल से लेकर, भारत, अमेरिका और इजराइल ये सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल से लेकर यूएई तक में, इस न्यूज़ में उतना सारा नहीं है, मैंने डिटेल में आईआर पढ़ा है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कहाँ से? इजराइल से लेकर यूएई तक एक रेल लाइन बिछाया जाए, उस रेल लाइन को बिछाने में हमारी भी सहभागिता हो और उस रेल लाइन के माध्यम से सऊदी अरब, यूएई, जितने खाड़ी के प्रमुख देश हैं, इजराइल हो गया या जितने बीच में देश आएंगे बड़े, उन सबको जोड़ा जाए। इससे क्या होगा? भारत से सामान जाएगा ओमान या यूएई, वहाँ से सामान हमारा डायरेक्ट चला जाएगा भूमध्य सागर तक। रेल से तो यात्रा जल्दी संपन्न होती है पानी की तुलना में। और इससे क्या होगा? भारत को अपना सामान यूरोप में पहुंचाने में सुविधा होगा, क्योंकि इजराइल का जो भूमध्य सागर में तट पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है हाइफा, ये हाइफा बंदरगाह अपने अडानी समूह के पास में है। अब समझ में आ गया पूरी कहानी। तो भारत अपना सामान लोड करेगा यूएई के पास में, उतारेगा इजराइल के पास में, इजराइल से फिर भूमध्य सागर होते हुए पूरे यूरोप में हम अपना सामान प्रसार कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, चीन के प्रभुत्व को कम कर सकते हैं। इसीलिए खाड़ी देशों में अपनी भूमिका को बढ़ाने के लिए हम सऊदी अरब गए थे, हमारे एनएसए, वहाँ पर वार्ता हुई है। इजराइल के एनएसए अभी भारत आए हुए हैं और इसी तरह से वार्ताएँ हो रही हैं। यही इस न्यूज़ का क्रक्स यही है। आज बहुत सारा कुछ पता चला होगा, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा अगर पता चला होगा तो। पढ़ते हैं अब इस न्यूज़ में क्या लिखा हुआ है। खाड़ी देशों में चीन के बढ़ते दबदबे की काट, अमेरिका और भारत साथ खोजने की कोशिश कर रहे हैं, वही लिखा हुआ जो मैं बता रहा था। ओके, अक्टूबर 2021 से भारत और अमेरिका ने यूएई व इजराइल के साथ मिलकर I2U2 नाम का संगठन स्थापित किया था और अब भारत, यूएई, सऊदी अरब और अमेरिका ने आपसी सुरक्षा सहयोग के विभिन्न आयामों पर बात की है। सुरक्षा सहयोग की भी बात हो रही है। इस बारे में रविवार को अबू धाबी में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन, इनका नाम याद रखिएगा, चर्चा में रहता है तो कई बार बीपीएससी उठा के पूछ लेगा कि बताइए यूएसए के एनएसए कौन है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इनका नाम ध्यान में रखिएगा। और एनएसए, उसके बाद से यूएई के एनएसए भी थे वहाँ पर। इन सब की बैठक हुई। बैठक में चारों देशों के बीच सुरक्षा संबंधों को मजबूत बनाने और पूरे खाड़ी देश में शांति स्थिरता को बढ़ावा देने संबंधी जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। यह खाड़ी क्षेत्र के देश के साथ व्यापक सुरक्षा संबंधों पर पहली कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय बैठक है जिसमें भारत ने हिस्सा लिया है। I2U2 संगठन मुख्य तौर पर 4 सदस्य देशों के बीच आर्थिक संबंध को लेकर है। वैसे रविवार को ये बैठक में लेकर बहुत सी संक्षिप्त जानकारी सार्वजनिक की गई है। बाकी जो मैंने आपको बताया है सारा कहानी, राम कहानी, वही कहानी है कि इजराइल से यूएई तक रेल बनाया जाए, उस रेल को पूरे खाड़ी के सभी देशों से जोड़ा जाए और भारत का सामान जब खाड़ी देशों में पहुंचता है, हमारा खाड़ी देशों के साथ तेल हम लाते हैं, लेकिन उनको बहुत सारा हम खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं क्योंकि वहाँ रेत है, वहाँ पर उपज कम होती है,
तो गेहूँ, चावल, सब्जियाँ, फल ये सब भारत से बहुत ज़्यादा जाता है खाड़ी देशों में। तो अपना सामान वहाँ भेजेंगे, वहाँ से रेल पर चढ़ा के हम डायरेक्ट भूमध्य सागर ले जाएंगे और वहाँ से पूरे यूरोप में हम लोग प्रसारित करेंगे। ये तो सिर्फ एक इकोनॉमिक आर्थिक रूप से मैं बता रहा हूँ। ये तो केवल इस समझौते का या इस बैठक का आर्थिक आयाम है। बाकी सुरक्षा का आयाम तो मैंने बताया ही कि चीन की पैठ बढ़ रही है, उसको भी कमज़ोर करने की कोशिश की जाएगी भारत, अमेरिका, इजराइल के संयुक्त प्रयास से। ओके, ध्यान में आ गया, पूरा सब कुछ समझ में आ गया ये पूरा कहानी। अब चलते हैं अपने अगले न्यूज़ पर। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, एयरबस C295 ये शब्द किससे संबंधित है, यही पूछा जाएगा। C295 क्या है, तो ये एक सैन्य परिवहन विमान है। जैसे आपने सुना होगा ग्लोब मास्टर का नाम, ग्लोब मास्टर जो अपने भारत सरकार का अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया है, कावेरी या कोई भी ऑपरेशन करती है ना भारत सरकार, तो विमान वाहक बहुत ही बड़ा मतलब सैनिकों को ले जाने ले आने के लिए, सैन्य सामानों के परिवहन के लिए ग्लोब मास्टर हमारे पास एक बहुत ही बड़ा विमान है। लेकिन वो कम है, 3 से 4 ही विमान है अपने पास। तो इसलिए हमने क्या किया है, एयरबस नाम की जो कंपनी है इससे हमने डील किया हुआ है कि C295 ये क्या है, ये सैन्य परिवहन के लिए एक विमान है, ये हम खरीदेंगे। और किस कंपनी ने बनाया इसको, एयरबस ने बनाया। अब एयरबस आपसे पूछा जा सकता है, यूपीएससी ने पूछा भाई कि ये बताइए कि हमने राफेल कहाँ से खरीदा है, या यूपीएससी ने पूछा था थार क्या है। थार गाड़ी नहीं है, ये थार है अमेरिका का एंटी मिसाइल सिस्टम है थार। ओके, तो एयरबस किस देश की कंपनी है, तो एयरबस ये है यूरोप की कंपनी है, मुख्य रूप से फ्रांस में इसका मुख्यालय है। और मुख्य रूप से ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन सभी देशों की साझेदारी है इस कंपनी में। ओके, फ्रांस की मुख्य रूप से आप बोल सकते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, तो इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस में। C295 भारत सरकार खरीद रही है यहाँ से। अब आगे इसमें न्यूज़ पढ़ लेते क्या है। भारत के लिए बने पहले एयरबस C295 विमान ने स्पेन के सेविले शहर में पहली सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। सेविले शहर किस देश में पड़ता है, तो ये स्पेन में है, ये ध्यान में रहेगा। स्पेन की राजधानी क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसी के साथ ही भारत के विमानों की पहली खेप की डिलीवरी इस साल के अंत तक होने का रास्ता साफ हो गया है। इससे भारतीय वायुसेना की ताकत में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। C295 एक सैन्य परिवहन विमान है। फिलहाल भारतीय सेना अपने परिवहन जरूरतों के लिए काफ़ी दशक पुराने एब्रो 748 विमान पर निर्भर है। एयरबस ने सोमवार को बताया कि C295 विमान ने 5 मई को स्थानीय समय अनुसार इतने बजे उड़ान भरा। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जो एयरबस कंपनी है उसने ये बताया है, एयरबस कंपनी ने, कि C295 के बाद भारतीय वायुसेना दुनिया में C295 की सबसे बड़ी ऑपरेटर बन जाएगी। हमने बहुत सारा विमान खरीदा है। भारत ने 56 विमानों के लिए किया है 21,000 करोड़ का सौदा। कितने विमान खरीदे हैं हम लोग, 56 C295। अब इसको ध्यान रखिएगा, 21,000 करोड़ बहुत वर्स्ट कंडीशन हुआ तो पूछेगा आपसे एग्जामिनेशन में, वैसे नहीं पूछना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, मुख्य रूप से हमें क्या देखना है कि सौदे के तहत 16 C295 विमान की आपूर्ति 2023 से अगस्त 2025 के बीच में की जाएगी और बाकी जो 14 विमान होंगे उनको भारत में टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा गुजरात के वडोदरा में निर्मित असेंबल किया जाएगा। बाकी 40 विमान को भारत में ही असेंबल किया जाएगा। असेंबल का मतलब क्या होता है, सामान सारे पार्ट्स बाहर से आएंगे, हम उनको जोड़कर विमान बना लेंगे। असेंबलिंग का मतलब वही होता है। ओके, बाकी 16 विमान बाहर से बनकर आ जाएंगे हमारे देश में। तो पूरा 56 हो गया ना। हम 56 विमान खरीद रहे हैं 21,000 करोड़ रुपए में। C295 नाम है। एयरबस नाम की एक यूरोप की कंपनी है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो फ्रांस में है, और वहीं से हम इसको खरीद रहे हैं। अगले न्यूज़ पर चलते हैं, अपने लिए जो काम की चीज़ है उस पर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये संप्रभुता वाला पहले ही मैं बता चुका हूँ। संविधान में 2 जगह आता है, कहाँ कहाँ पर, एक अपने मूल कर्तव्य में और एक प्रस्तावना में। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु संपन्न गणराज्य बनाना चाहते हैं, वही वाला जो प्रस्तावना तो याद होगा ना, स्कूल में पढ़ते थे हम लोग, सरकारी स्कूल में। तो वहाँ पर प्रस्तावना और मूल कर्तव्य 2 जगह संप्रभुता शब्द का जिक्र किया गया है। ओके, अगले बार चलते हैं अगले न्यूज़ पर जो अपने काम का है। बाकी ये सब तो राजनीतिक की चीज़ें हैं, और मैती समुदाय और जो मणिपुर में हिंसा चल रहा है उसको हमने डिस्कस कर लिया है। न्यूज़पेपर डिस्कशन नाम से आज ही मैं एक प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगा, उसमें आपको मिल जाएगा सारा का सारा। ओके, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अपने काम का आर्टिकल है, एक आर्टिकल आया है, 2 आर्टिकल है अपने इस पेपर में। एक है आपका
शहरी निकाय चुनाव पर। शहरी निकाय का चुनाव जो है, जैसे इस बार यूपी में होने वाला है और अगले साल महाराष्ट्र में है शायद शहरी निकाय चुनाव। और दूसरा आर्टिकल है आपका क्वांटम कंप्यूटर पर। राष्ट्रीय क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन को शुरू किया गया है। दोनों से संबंधित सारे फैक्ट, सारा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। जो इन्होंने आर्टिकल किया है वो आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, और मुख्य रूप से आर्टिकल में इन्होंने ये बताया है कि निकाय चुनाव को हमें गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे जो अच्छा पैमाना होता है वो यही होता है कि ज़मीनी स्तर का लोकतंत्र कितना ज़्यादा मजबूत है। आपको पता ही होगा कि 73 और 74वां संविधान संशोधन 1992 में जो हुआ है, उसके द्वारा 73 के द्वारा पंचायतों का गठन किया गया, संवैधानिकरण किया गया, और 74 के द्वारा नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निकाय, इनका स्थापना किया गया था। ये तो पता होगा आपको, 73-74 संविधान संशोधन, ये सब तो पता होना चाहिए। इससे जुड़े हुए क्या क्या आर्टिकल हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, ये सब हम जानेंगे। 3 स्तर का फॉर्मूला है अपने यहाँ शासन की। पहला स्तर है केंद्र सरकार, इसको ऐसे ही बनाते हैं। यहाँ पर कौन से सरकारें आ जाएंगी? लोकल बॉडीज़, जिसको स्थानीय सरकार कहते हैं। लोकल बॉडीज़ में कौन आते हैं? ग्राम पंचायत और शहरी नगर पालिका, सबसे अधिक संख्या इन्हीं की होती है। उसके बाद आ जाते हैं राज्य, यहाँ पर स्टेट आ जाते हैं, बिहार राज्य, यूपी राज्य, पंजाब, तमिलनाडु, नागालैंड, और एक जगह जाके सारी शक्तियाँ केंद्रित हो जाती, वो है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत की शासन प्रणाली ऐसी ही है। त्रिकोण बना के आप बता सकते हैं, एग्जामिनेशन में भी जब आए ऐसे ही बताइएगा। सबसे नीचे कौन होते हैं? लोकल बॉडीज़, उसके बाद बीच में राज्य आते हैं, सबसे ऊपर केंद्र सरकार होती है। ये क्लियर हो गया होगा। सत्यनारायण भगवान का कथा तो चल नहीं रहा है, ये त्रिभुज बना के तो कम से कम रख लीजिए, अगर आपका सामने कॉपी पेन हो तो। वहाँ पर आपको एग्जामिनेशन बनाना है आंसर में इसको। ओके, क्या है, भूमिका लिखना बस सीखेंगे, उसके बाद हम लोग अपना मुख्य पर चला जाएंगे, जहाँ पर आर्टिकल इससे संबंधित मैं बता दूंगा आपको। अगर यह कहा जाए कि इस वर्ष के अंत तक देश में चुनावी सरगर्मी बढ़ जाएगी, तो शायद ही किसी को कोई आश्चर्य हो। आखिर हर वक्त कहीं ना कहीं चुनाव हो रहा होता है। किस प्रकार के चुनाव के चलते रहते हैं? इसी वर्ष के आरंभ में पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं। गत दिवस कर्नाटक का चुनाव जोरदार है, जैसे आज ही कर्नाटक में मतदान चल रहा है अभी। फिर अगले साल सभी मुकाबले में महामुकाबला लोकसभा आ जाएगा। लेकिन इसी बीच में केंद्रीय जो नगर पालिका के चुनाव होते हैं वो चल रहे हैं पूरे देश भर में। ओके, इन्होंने थोड़ा सा शुरुआत में कटाक्ष किया है कि जब इतने बड़े बड़े चुनाव हो तो शहरी नगर निकाय को कौन पूछता है। इसके बाद इन्होंने बोला है कि असल में यही उदासीनता है कि स्थानीय निकाय चुनाव में अपेक्षाकृत कम मतदान होने का एक प्रमुख कारण है। सबसे पहला समस्या क्या बताया इन्होंने स्थानीय चुनाव को लेकर? मतदान कम होते हैं। ये आपको लिखना पड़ेगा चुनौती में। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि शहरी निकाय जो होते हैं, नगर पालिकाएँ या ग्राम पंचायत, उनके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं? उनको गठित करने के समक्ष, उनको चलाने के समक्ष, उनके संवैधानिक स्थिति के समक्ष, उनके फंडिंग के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं? ये सारा कुछ आपसे सवाल पूछा जा सकता है। सभी चुनौती समाधान की बात अभी हम लोग करेंगे। हमारे त्रिस्तरीय लोकतंत्र में तृतीय स्तर पर स्थानीय निकायों की संकल्पना मूलभूत बुनियादी मुद्दों के बेहतर समाधान को केंद्र में रखकर की गई है। स्मरण रहे कि लोग किसी देश या राज्य के निवासी होने के साथ ही मूलभूत रूप से उन स्थानीय आवासीय क्षेत्रों जैसे सूक्ष्म निकाय से जुड़े होते हैं। देखो, इन्होंने बहुत सारा कुछ बात किया है और बहुत सारा डेटा है इसमें। हमें मूल रूप से क्या समझना है, चलते हैं दूसरी जगह, समझते हैं कि जो लोकल बॉडी जो होते हैं उनसे जुड़े हुए संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, आर्टिकल कौन कौन से हैं, उसको समझ लेते हैं, फिर चुनौती क्या है उनके समक्ष। ओके, आगे हम दूसरी जगह पर, ये दृष्टि का वेबसाइट है, वहाँ पर से मैंने लिया है, मेरा अपना नहीं है, दृष्टि का वेबसाइट से लिया है। क्या है यहाँ पर लिखा हुआ कि स्थानीय सुशासन में ग्रामीण और शहरी दोनों सरकारें शामिल होती हैं। सरकार के यह तीसरा स्तर होता है। स्थानीय सरकार 2 प्रकार की होती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें, शहरों क्षेत्रों में शहरी क्षेत्र नगर पालिकाएँ। ग्रामीण स्थानीय शासन की अगर हम लोग बात करें तो क्या लिखा हुआ है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से, और 2 अनुसूचियाँ हैं, 11वीं और 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की बात की गई है संविधान के, और 12वीं सूची में नगर पालिका की बात की गई है। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को साकार करने के लिए संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इस देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया है। इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा है। भाग 9, ये भाग है
ओके, अनुसूचियाँ अलग होती हैं, इनमें सब में कंफ्यूज नहीं हो जाना है। भाग 9 है। इस भाग में पंचायतों के लिए किए गए अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक में प्रावधान है। अनुच्छेद याद रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि नगर पालिका और ग्राम पंचायतों संबंधी अनुच्छेद पूछ ले आपसे, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। और 243 से 243 ओ तक जितने अनुच्छेद हैं उनको कम से कम 2 बार रीडिंग मार के जाइएगा पीटी एग्जाम देने के लिए, वहाँ से सवाल पूछे जाएंगे आपसे। इसके अलावा अधिनियम ने संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची भी जोड़ी। इस अनुसूची में पंचायतों की 29 कार्यात्मक मदें शामिल हैं। 29 वो क्षेत्र शामिल है जहां पर पंचायत काम करती है। यह अनुच्छेद 243 जी से संबंधित है। 243 जी में दिया हुआ है कि पंचायतें कौन कौन से 29 काम को करती हैं। अपने वर्तमान स्वरूप में संरचना में जो लोकल बॉडीज होते पंचायत अपने अस्तित्व के 30 वर्ष पूरे कर लिए हैं। हालांकि ज़मीनी स्तर पर विकेंद्रीकरण और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। 30 साल तो हो गया है, 1992 से जोड़िए 2022 30 साल हो गया है लगभग में। शहरी स्थानीय निकाय, अब ग्रामीण के बाद कहाँ पर आ जाएंगे हम लोग, शहरी। इसका स्थापना 74वां संविधान संशोधन में किया गया था। शहरी स्थानीय निकाय की स्थापना लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से किया गया। भारत में 8 प्रकार के शहरी निकाय विद्यमान हैं। अलग अलग प्रकार के शहर के आकार के हिसाब से वहाँ पर शहर निकाय काम करते हैं। ओके, शहर कितना बड़ा है, कितनी आबादी है, इस हिसाब से वहाँ पर निकाय बनाए जाते हैं। जैसे नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र, छावनी बोर्ड को अभी रद्द कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, और बहुत ही बड़ा कंटोनमेंट सुधार किया जा रहा है। उस पर हम लोग एक अलग वीडियो में बात करेंगे। पलासी के युद्ध के बाद भारत में सबसे पहले कंटोनमेंट बनाए गए थे। दानापुर और बैरकपुर, इन दोनों कंटोनमेंट को लेकर विवाद है कौन सा पहले बनाया गया, लेकिन अंग्रेजों ने बनाए थे पलासी के युद्ध के बाद। लेकिन उसको भारत सरकार ख़त्म करके मिलिट्री स्टेशन नाम का एक नया प्रावधान बनाने जा रही है। वो जब पूरा हो जाएगा तो हम लोग उस पर डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में एक सवाल यूपीएससी और बीपीएससी में आपको ज़रूर दिखाऊंगा, इस साल तो नहीं अगले साल तक में। छावनी बोर्ड, टाउनशिप, बंदरगाह ट्रस्ट, विशेष प्रयोजन एजेंसी, ये सब 8 प्रकार के नगर निकाय काम करते हैं मुख्य रूप से। ओके, केंद्र स्तर पर नगरीय स्थानीय शासन या निकाय का विषय निम्नलिखित 3 मंत्रालय द्वारा देखा जाता है। कौन कौन से मंत्रालय? शहरी विकास मंत्रालय को एक अलग मंत्रालय के रूप में बनाया गया 1985 में। छावनी बोर्ड के मामलों में रक्षा मंत्रालय। कंटोनमेंट के लिए कौन? रक्षा मंत्रालय जिम्मेदार है। केंद्र शासित प्रदेश के मामले में होम मिनिस्ट्री जिम्मेदार है। ओके, वर्ष 1992 में शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया और 1 जून 1993 से लागू हो गया। इसके द्वारा संविधान में भाग 9A को जोड़ा गया। भाग 9 किसका था? पंचायत का। अब भाग 9 का A कौन है? तो ये है नगर पालिका, जिसमें अनुच्छेद 243P से 243ZG तक के प्रावधान शामिल है। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में रट कर रखिएगा, इससे जुड़े हुए आर्टिकल पीटी में बहुत पूछे जाते हैं। पीसीएस का तो फेवरेट टॉपिक है ये। भाग 9A, इसमें अनुच्छेद 243P से 243ZG तक के प्रावधान शामिल हैं। संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इससे नगर पालिका संबंधित 18 विषय, वहाँ पंचायत संबंधी 29 थे, नगर पालिका संबंधी 18 है, तथा ये अनुच्छेद 243W से संबंधित हैं। मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं ये सब तो पता ही होगा आपको। मैं ले चलता हूं कि इसके समक्ष कौन कौन से आपके दिक्कतें हैं। देखिए, पहली दिक्कत जो आती है ना नगर पालिका नगर निकाय में, वो होती है फंडिंग की। इनके पास पैसे का अभाव हमेशा रहता है। दूसरा, मतदान कम होते हैं, एक उदासीपन होता है लोगों में। तीसरा क्या होता है? भ्रष्टाचार हद से ज़्यादा होता है। चौथा होता है इनके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रशासन के लिए लोग की कमी हमेशा रहती है। पांचवा क्या है? इनके पास टेक्नोलॉजी का अभाव रहता है, इसलिए आज भी हाथों से नाले की सफाई वगैरह वगैरह करवाना पड़ता है इनको। ओके, छठा क्या है? विशेषज्ञता का अभाव होता है इनके पास। सातवां क्या है? लोकल पॉलिटिक्स के कारण यहाँ पर दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती हैं। पॉलिटिकल पार्टी नगर पालिका को फंडिंग के लिए यूज़ करती हैं। उनका काम भले ही न करे, लेकिन नगर पालिका सारा पैसा लेकर वो क्या करती हैं, बड़े बड़े चुनाव में, नेशनल चुनाव में, पंचायत चुनाव का पैसा लेकर, नगर निकाय का पैसा लेकर क्या करती हैं, जो राज्य लेवल पर विधानसभा का चुनाव होते हैं या केंद्र लेवल पर जो लोकसभा का इलेक्शन होता है उसमें सारा पैसा खर्च करती हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इसलिए आपने देखा होगा महानगर पालिका जो मुंबई का है वहाँ पर शिवसेना का कब्जा
है, कोलकाता का है वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा है, दिल्ली का अभी बीजेपी का था 15 सालों से कब्जा यहाँ पर, अभी आम आदमी पार्टी के हाथ में ये नगर पालिका है दिल्ली का। तो ये सब क्यों यूज करते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण से, बहुत सारा पैसा मिले वहाँ से, काम उनको कुछ नहीं करना होता है, छोटे छोटे कचरा तक का प्रबंधन ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो मूलभूत यही 6-7 जो इनके समक्ष हैं वो चुनौतियाँ हैं। समाधान क्या हो सकता है कि इनकी फंडिंग के लिए बॉन्ड वगैरह जारी करने के लिए इनको प्रमुख रूप से प्रोत्साहित किया जाए नगर पालिका बॉन्ड के लिए, और इनको लोकल स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए स्वायत्ता दी जाए, इनके फंडिंग का इंतजाम किया जाए। और इनका वित्त आयोग ने जो सुझाया है, 13वां 14वां 15वां वित्त आयोग ने बोला है कि जो नगर पालिकाएँ होती हैं उनकी फंडिंग सही से की जानी चाहिए। राज्य सरकार कटौती करती है उनके धन में, तो उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि जो वित्त आयोग ने बोला है उतना पैसा कम से कम हमें नगर निकायों को देना होगा। ओके, इसकी चुनौती और समाधान दोनों हमने डिस्कस कर लिए, आर्टिकल भी बता दिया है। अब चलते हैं क्वांटम मिशन पर। एक आर्टिकल क्लियर हो गया अपना। दूसरा आर्टिकल है महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय क्वांटम अभियान। इस आर्टिकल को जवाब पढ़ेंगे तो क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है, कैसे काम करता है, वो सब आपको पता चलेगा। लेकिन हमारा काम वो नहीं है। हमारा काम है कि भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन चलाया है उसका बेनिफिट क्या है और कितने रुपए दिए हैं उसमें और कब तक के लिए चलाया गया है, उस पर हम लोग ध्यान में रखें। ये ध्यान में रखिएगा कि दुनिया का भारत 7वां देश है जिसने क्वांटम कंप्यूटर को बढ़ावा देने के लिए बजटीय प्रावधान कर दिया है। क्वांटम कंप्यूटर का मतलब होता है उप परमाणु के लेवल पर, परमाणु से भी छोटे लेवल पर जाकर ऊर्जा कैसे काम करती है, कैसे पदार्थ बिहेव करते हैं, उसके आधार पर उसका उपयोग करके संचार की तकनीक को डेवलप किया जाए, वही मुख्य रूप से क्वांटम होता है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ होता है फिजिक्स का, इसको सामान्य भाषा में हम लोग नहीं समझ सकते हैं और समझने में भी काफ़ी दिक्कत आएगी आपको। आपसे ये नहीं पूछेगा कि क्वांटम क्या होता है, बेसिक बस आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। मूल रूप से आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन क्या है और इसका अनुप्रयोग क्या है, इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं और भारत सरकार को क्यों इसको बढ़ावा देना चाहिए, मुख्य रूप से आपसे यही पूछेगा। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं। ये अड्डा24 का वेबसाइट है। यहाँ पर इस मिशन के बारे में डिटेल में दिया हुआ था कि केंद्र सरकार ने 19 अप्रैल 2023 को क्वांटम प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने और बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट बहुप्रशिक्षित राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी और इस तरह भारत एक मिशन के रूप में क्वांटम तकनीक के विकास का कार्यक्रम घोषित करने वाला दुनिया का 7वां देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, चीन, कनाडा, कौन कौन से देश, अमेरिका, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और फ्रांस इस तरह का मिशन पहले ही शुरू कर चुके हैं। हमने थोड़ा सा देर से किया है लेकिन किया तो है, ये मायने रखता है मुख्य रूप से। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा मुख्य बिंदु है, नोट कीजिएगा यहाँ से। 2023-24 से लेकर 2030-31 तक के लिए, 2023-24 से लेकर कब तक के लिए चलाया गया है, 2030-31 तक के लिए चलाया गया है। 6003.65 करोड़ रुपए की लागत आएगी इसमें। मिशन क्वांटम प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाले आर्थिक विकास को गति देगा और देश में पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण करेगा। मिशन को अन्य विभागों के साथ साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका ध्यान में रखिएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। बहुत बार पूछा गया कि क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन किसके द्वारा चलाया जाता है, ये पूछा जा सकता है आपसे। अमेरिका, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस और चीन के बाद भारत समर्पित क्वांटम मिशन वाला छठा होगा, ऊपर 7वां लिखा हुआ था। यह मिशन सटीक समय, संचार और नौवहन के लिए परमाणु प्रणालियों और परमाणु घड़ियों में उच्च संवेदनशीलता से लैस मैग्नोमीटर विकसित करने में मदद करेगा। मैग्नोमीटर, अपने लिए टर्मिनोलॉजी आता जा रहा है, मैग्नोमीटर। इस मिशन के तहत सुपर कंडक्टिव और फोटोनिक तकनीक जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्म में 8 वर्षों में 50 से 1000 भौतिक क्यूबिट की क्षमता वाले मध्यवर्ती स्तर का क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने की परिकल्पना की गई है। जैसे नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन चलाया गया था, उसी तरह से क्या चलाया जाए, नेशनल क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन, जिसके तहत हम क्या करेंगे, क्वांटम कंप्यूटर को विकसित करेंगे। ओके, मिशन का महत्व क्या है, अब यहीं से सवाल पूछेगा, मेंस में आपसे कम से कम यहीं से पूछेगा कि इसका महत्व क्या है, इसका उपयोग क्या है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का संचार, स्वास्थ्य, हेल्थ, फाइनेंस, एनर्जी, दवा का डिजाइन
अंतरिक्ष अनुप्रयोग सहित कई उद्योगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये सारे उद्योग आपको नोट करने हैं। मिशन डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और सतत विकास लक्ष्यों जैसे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप है। इन सभी में ये मदद करेगा। मिशन क्वांटम प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना चाहता है। इसका उद्देश्य क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक गतिशील और अभिनव पारिस्थितिक तंत्र बनाना है। मिशन भारत में क्वांटम प्रौद्योगिकी के विकास और विस्तार की सुविधा प्रदान करेगा। क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या होता है, एक परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। इसको नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो ये आपको Adda24 पर ऐसे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। क्वांटम प्रौद्योगिकी क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है, जो परमाणु और उप परमाणु स्तर पर ऊर्जा और पदार्थ की प्रकृति की व्याख्या करती है। इस तकनीक की सहायता से डेटा और इन्फॉर्मेशन को कम से कम समय में प्रोसेस किया जा सकता है। क्वांटम कंप्यूटर की मदद से कंप्यूटिंग से जुड़े टास्क को कम समय में किया जा सकता है। क्वांटम कंप्यूटर्स क्वांटम टू लेवल सिस्टम का उपयोग करके जानकारी संग्रहित करते हैं। ये क्लासिक बिट्स के विपरीत सुपर स्पेशल स्टेटस तैयार किए जा सकते हैं। यह महत्वपूर्ण क्षमता क्वांटम कंप्यूटर को पारंपरिक कंप्यूटर की तुलना में बेहद शक्तिशाली बनाता है। अब इसको मैं एक दिन डिटेल में आपको साइंस एंड टेक के लेक्चर से संबंधित चीज़ों में समझा दूंगा। आज का लेक्चर जो था मुख्य रूप से यहीं तक था। सारा कुछ मैंने समझा दिया है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी डिस्कस किया है हमने डिटेल में, और बाकी फैक्ट भी बताए हैं। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।